Welcome back. Today our topic is prism formula, calculation of minimum angle of deviation. सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं प्रिज्म फार्मूला का। पहला पार्ट हमने पहला पार्ट जो हमारे पास था उसमें हमने कैलकुलेट किया था एंगल ऑफ डेविएशंस को। तो ये हमारे पास आज दूसरा पार्ट है। यहाँ पर हम प्रिज्म फार्मूला को ड्राइव करेंगे हम, जिसमें कैलकुलेट करेंगे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन भी हम कैलकुलेट करेंगे हम। तो जिन बच्चों ने पहले पार्ट को नहीं देखा होगा कि किस तरीके से हमने एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट किया, पहले उस टॉपिक को देखें आप, पहले पार्ट को देखें आप, फिर इस टॉपिक पर आ जाएं जो हमारे पास उसी टॉपिक तो एक ही है, ये नेक्स्ट पार्ट पर आए, आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आज जो हमने प्रिज्म फार्मूला ड्राइव करना है पूरा हमने डिस्कस किया था पहले लेक्चर में, किस तरीके से यहाँ पर इंसिडेंट रे, आपके पास पी क्यू इंसिडेंट रे होती है, क्यू आर रिफ्लेक्टेड रे और आर एस जो हमारे पास होता है एमरजेंट रे होती है। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया था और यहाँ पर हमने ये कैलकुलेट किया था, ये डेल जो आपके पास है एंगल ऑफ डेविएशन, ये हमने कैलकुलेट किया था कि हमारे पास ये इंसिडेंट रे जब पास होगी इस प्रिज्म के थ्रू तो कितनी बैंड होगी, या हमारे पास एमरजेंट रे इंसिडेंट रे से कितनी बैंड होगी। तो एंगल ऑफ डेविएशन से हमें ये कैलकुलेट होगा कि रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास कितनी बैंड हुई, वो हमने कैलकुलेट किया था। आज जो हम यहाँ पर जो है प्रिज्म फार्मूला को ड्राइव करेंगे हम, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी एक ग्राफ बनाया है यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में। जो आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन है, हम सिंपल में इसको कहते हैं बेंडिंग एंगल, के हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे जो है, जिसको इमेजिनरी रे भी हम बोल सकते हैं, कि हमारे पास ये कितनी बैंड हुई जब हमारे पास प्रिज्म के थ्रू ये पास ऑन हुई। तो उस एंगल ऑफ डेविएशन, ये जो आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन और इंसिडेंट एंगल के बीच में जो यहाँ पर हमने ये इंसिडेंट रे को इस सरफेस पर फॉल करती है इंसिडेंट रे, और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में हमने ग्राफ ड्रा किया है। तो ये ग्राफ हमें ऐसा शो होता है, इस ग्राफ से हमें ये फाइंड आउट होता है कि पहले हमारे पास एट स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस पर हमारे पास क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन हाई होता है, एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होता है हमारे पास। देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हम कहेंगे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो इधर आप देखोगे आप एंगल ऑफ डेविएशन आपका जो मिल रहा है वो ज्यादा आपको मिल रहा है। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस जो ही बढ़ता है तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होता है, एंगल ऑफ डेविएशन कम होते 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 यहां पर मिनिमम पर आ जाता है। तो आपके पास एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है जहां पर एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो मिनिमम हो जाता है, जिसको बोलते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां पर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पर आपको मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिलता है, तो वो एंगल ऑफ, वहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो एमरजेंट एंगल के इक्वल होता है। ये आपके पास एमरजेंट एंगल है, इसके इक्वल होता है। तो जब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस एमरजेंट एंगल के इक्वल होता है तो वहां पर हमारे पास ये जो आपको जो एंगल ऑफ डेविएशन जो मिलेगा वो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा। क्लियर आपको? तो ये आपके पास एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आया जहां पर आपके पास मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा। उसके बाद फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस जब बढ़ता जाएगा तो फिर से हमारे पास जो है एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बढ़ने से फिर से हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन क्या है वो भी बढ़ेगा। देखिए ग्राफ ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है ये ग्राफ हमें समझा रहा है। तो इसमें हमारे पास ग्राफ में हमने ये देखा, पहले आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन एट स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन आपके पास क्या है, ज्यादा है, मैक्सिमम है। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने से एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज हो जाता है। फिर आपके पास एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है जहां पर एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, वो सबसे कम होता है, मिनिमम होता है। उसके बाद फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है और उसके बढ़ने के साथ साथ हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ता है। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर हमारे पास मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिलता है तो वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एमरजेंट एंगल के इक्वल होता है। मैंने आपको ये फिर से आपको कहा, तो वही यहां पर लिखा है मैंने, द वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विद एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस इज शोन इन फिगर। ये आपके पास फिगर है, ये ग्राफ है, और अभी मैंने जो डिस्कस किया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर देखा ग्राफ में क्या देखा, फ्रॉम द ग्राफ व्हेन आई इंक्रीजेज, आई हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज, ये जो आपके पास जो है डेल डिक्रीजेज, हमारे पास क्या होगा, डेल क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होगा फर्स्ट पहले। उसके बाद रीचेज अ मिनिमम, हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम वैल्यू पर पहुंचेगा, एंड देन एंगल ऑफ डेविएशन जिसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं इंक्रीजेस। उसके बाद फिर से एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए हम ये जो प्रिज्म जो है इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि हमारे पास जो है ये एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो मिनिमम मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपके पास वही पोजीशन यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है एट मिनिमम पोजीशन। हम डिस्कस करेंगे जो आपके पास मिनिमम पोजीशन, जहाँ पर आपके पास ये आपके पास वो पोजीशन है जहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, मिनिमम होता है। तो
इसी पोजीशन को हम ले लेंगे हम। देखिए यहां पर जो हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो किसको होता है, डेल्टा एम के इक्वल होता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के इक्वल होता है। ये वाली पोजीशन आपको दिखा रहा हूं मैं। और इस वाली पोजीशन पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एमर्जेंट एंगल के इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है यहाँ पर वो एमर्जेंट एंगल के इक्वल होता है। तो मैं I इक्वल टू ई है तो मैं लिख सकता हूँ दोनों I के इक्वल है। और यहीं पर हमारे पास जब आपके पास मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिलता है तो वहां पर R1 और R2 क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होते हैं R1 और R2 क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इनको दोनों को मैं R के साथ में लिख सकता हूं। मैं R1 जब R2 के इक्वल है तो मैं लिख सकता हूं बोथ आर इक्वल टू R। तो ये जो हमारे पास पोजिशंस हैं, कहां की पोजिशंस हैं, जब आपके पास मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा तो उस टाइम डेल एम के इक्वल होगा, I E के इक्वल होगा और R1 R2 के इक्वल होगा। अब देखिए जब हमने, क्योंकि मैंने पहले कहा था पहले लेक्चर्स को आप अच्छे तरीके से देखें तभी जाकर ये समझ में आ जाएगा। वहां पर देखिए पहले लेक्चर में आपके पास आया था जो आपके पास आया था ये जो आपके पास एंगल ऑफ प्रिज्म है ये आपके पास आया था R1 प्लस R2 के इक्वल आया था। ये आपके पास कोई इक्वेशन थी, वहां पर आपने देखा था ए किसके इक्वल होता है, R1 प्लस R2 के इक्वल होता है। तो यहां पर मैं, आपको पता ही है मिनिमम पोजीशन पर हमारे पास R1 R2 के इक्वल है। R1 और R2 दोनों इक्वल हैं तो R1 की जगह पर भी R लिखूंगा मैं, R2 की जगह पर भी R लिखूंगा मैं, बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास R प्लस R हो गया 2R। तो यहाँ से मैं R की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, तो ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो A/2 आएगा। तो R किस इक्वल आएगा आपके पास, A/2 के इक्वल आएगा। ये हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाला, समझे आप। तो ये जो आपके पास है ये कहाँ से लाया, ये हमारे पास पहला जो आपके पास लेक्चर था वहां पर आपके पास एंगल ऑफ प्रिज्म वो R1 प्लस R2 के इक्वल था। इसके बाद हमारे पास एक और इक्वेशन थी, वहां पर आपके पास जो आया था आपके पास A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E के इक्वल था। ये भी आपके पास एक इक्वेशन थी आपके पास। A एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल हुआ एंगल ऑफ डेविएशन, I हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस और E हुआ एमर्जेंट एंगल। तो ये भी आपके पास इक्वेशन थी, वहां पर आपने फाइंड आउट की थी। एक इक्वेशन थी हमारे पास जो पहले हमने पहले लेक्चर में एंगल ऑफ डेविएशन को कैलकुलेट किया था। तो देखिए या ये जो आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालेंगे, I निकालेंगे हम। देखिए लेकिन यहां पर भी आपने देखना है पोजीशंस कौन सी है, मिनिमम पोजीशन है हमारे पास। तो मिनिमम पोजीशन में हमारे पास ये डेल जो होता है वो डेल एम के इक्वल होता है, क्लियर आपको। और I E के इक्वल होता है, क्योंकि यहां पर I E के इक्वल होता है तो I प्लस E की जगह पर भी क्या लिख सकता हूं मैं, I लिख सकता हूं मैं। क्यों, क्योंकि ये एंगल I एंगल E के इक्वल होता है इस पोजीशन पर, कहां पर, जब आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है। तो मैं E की जगह पर भी I लिख सकता हूं क्योंकि I इज इक्वल टू E है। तो आपके पास क्या आएगा, A प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू I प्लस I हो गया ट्वाइस I। और यहां से आप I की वैल्यू निकाल सकते हो आप। तो A प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो I की वैल्यू भी हमने निकाली, I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आ रहा है। तो ये हमने निकाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाला। तो इसके बाद आपके पास जो है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ जो हमें कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म किसको होता है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपके पास स्नेल्स लॉ है, म्यू इज इक्वल टू साइन I डिवाइड बाई साइन R। अब हम क्या करेंगे, I की जगह पर I की वैल्यू को पुट करेंगे, आपके पास I है, और R की जगह पर R की वैल्यू को पुट करेंगे। तो साइन I की जगह पर I की वैल्यू I किस इक्वल है, A प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2। ये हमने I की जगह पर I की वैल्यू को पुट किया, डिवाइड बाई साइन R की जगह पर R की वैल्यू को पुट करेंगे, R किस इक्वल है, A/2 के इक्वल है। तो ये हमने क्या किया, I की जगह पर I की वैल्यू I किस इक्वल है, A प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई 2 के इक्वल है, और R की जगह पर R की वैल्यू A/2 के इक्वल है। तो ये जो आपके पास है म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन A/2, इसी को कहा जाता है, दैट इज नोन एज प्रिज्म फार्मूला। तो ये हमने प्रिज्म फार्मूला ड्राइव किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये हमारे पास जो था, हमने रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म करवाई हमने। और यहाँ पर ये जो आपके पास अभी जो आपके पास एक्सप्रेशन आ रही है, जो फाइनल रिजल्ट आपके पास आ रहा है, इसी को कहा जाता है प्रिज्म फार्मूला। तो यहाँ से आप इस फार्मूला से आप क्या कर सकते हो, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का निकाल सकते हो, आप एंगल ऑफ डेविएशन भी निकाल सकते हो, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हो, डेल्टा एम भी कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो हमारा प्रिज्म फार्मूला टॉपिक खत्म हो गया।